नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। खबरों की करते हैं शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मैनपुरी दौरा है और मैनपुरी के बरनाहल इंटर कॉलेज में करेंगे जनसभा को संबोधित। सीएम युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी करेंगे वितरित। सीएम सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता इस जनसभा में होंगे शामिल। उपचुनाव को लेकर सीएम का ये पूरा कार्यक्रम। सीएम युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी करेंगे वितरित। करहल सीट पर उपचुनाव होने उससे पहले मैनपुरी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। तो सीएम योगी सहित बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता आज जनसभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। 2002 के बाद एक बार भी भाजपा मैनपुरी के करहल सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई और ऐसे में उपचुनाव में उस रिकॉर्ड को तोड़ने की पूरी कोशिश भाजपा की तरफ से। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ फिर से मैनपुरी के दौरे पर है। उपचुनाव की तैयारियों को धार देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज नजर आएंगे। साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मैनपुरी के बरनाहल इंटर कॉलेज में आज जनसभा आयोजित की जाएगी। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन भी किया जाएगा कि आखिर किसे प्रत्याशी उतारा जाए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपा के गढ़ में हुंकार भरा ये जनसभा आयोजित किया गया है और इस सीट को सपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है, गढ़ माना जाता है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। मनोज, मुकेश, किस तरीके की हलचल है, क्योंकि आज मैनपुरी का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी श्रुति जी, आपको बता दें कि करहल उपचुनाव होना है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी जो उनके जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक लगातार 2 बार आए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगा है। इससे साफ तौर से जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी के जो करहल उपचुनाव है उस पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। फिलहाल यहाँ एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। 350 करोड़ की योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे। इसके लिए प्रशासन की ओर से वहाँ पे पंडाल भी तैयार किया गया है, क्योंकि मौसम को देखते हुए वाटरप्रूफ पंडाल की शुरुआत की गई है। उसके बाद यहाँ सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ करीब आधा से 5 किलोमीटर दूर ही सुरक्षा के कई बैरियर्स लगाए गए हैं, जिसको जो आवागमन है उसको रूट डायवर्सन किया गया है और पंडाल जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल, उससे काफी दूर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल। और 2002 के बाद एक बार भी भाजपा नहीं जीत पाई है। ऐसे में क्या कुछ राजनीति, क्या कुछ समीकरण इस बार बीजेपी तैयार कर सकती है? जी अभी यहाँ पे बात करें, यादव वोटर टैक्स जो है वो सर्वाधिक है, मगर साथ ही जो वोटर बैंक है वो भी ठीक ठाक है, दूसरे स्थान पर आता है। मगर अगर यहाँ बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ 2 बार जो इनके प्रत्याशी रहे हैं प्रेम सिंह शाक्य को, उन्होंने इस सीट पर लड़ाया, उसको लोकसभा पर लड़ाया, मगर वो दूसरे स्थान पर रहे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं न कहीं शाक्य जो प्रत्याशी उस पर दाव देने की बात कही है। मगर समाजवादी पार्टी जो यादव फैक्ट है वो पूर्ण रूप से यहाँ असर दिखाएगा। ठीक है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यादव वोट को समर्पित वोट को लेकर साधने की कोशिश करती है यादवों को, वैसे में इस बार देखा जा सकता है भाजपा भी यादव वोट को साधती हुई मैनपुरी के करहल सीट पर नजर आएगी। आज पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी आपको बता दें कि पूर्ण रूप से जो कई बैरियर्स लगाए गए हैं, आधा दर्जन बैरियर्स के बाद ही वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ मौके पर पहुँचने के लिए कई बैरियर्स को पार करना पड़ रहा है। तो जो यातायात किसी तरह प्रभावित था, उसकी पार्किंग की व्यवस्था भी तो बहुत कई जगह की गई है। जगह जगह किसी तरह जाम के हालात न बन जाए, क्योंकि कस्बे में प्रोग्राम है और कस्बे में जो यातायात की व्यवस्था बहुत कमजोर होती है। इसके लिए सुरक्षा के कई बैरियर्स लगाने के बाद ही यहाँ पंडाल तक पहुँचने के लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष पंडाल बनाया गया, जहाँ मुख्यमंत्री जी उन पर सीधा संवाद करेंगे। जो करहल विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम भी स्थापित, यहाँ पंडाल अलग तैयार किया गया। जी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मुकेश ये अहम दौरा मैनपुरी माना जा रहा है, तो कौन कौन से बड़े दिग्गज नेता इस जनसभा में शामिल होते हुए नजर आएंगे? श्रुति जी पहले तो बता दूं, यहाँ कुछ 11 लगभग आवेदन हो गए सीट पर, जिसमें 2 क्षत्रिय मैदान में है और 1 शाक्य है। बाकी जो प्रत्याशी है वो सब भाजपा के जो आवेदन हुए 11 उसमें से टोटल यादव है।
मगर समाजवादी पार्टी की जो बात की जाए तो वहां अभी जो उनका नाम है, आवेदन है जो उनका नाम है, वो पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को यहाँ फाइट करने के लिए मैदान में उतारेंगे, जिसके लिए जो है पूरी हम जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कह रहे हैं, सपा के लोग भी पूरी ताकत से कह रहे हैं कि यहाँ कुछ कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन आने वाला जो समय होगा वो तो जीत किसके खाले में गिरी ये तो बात से वक्त ही बताएगा। बिल्कुल मुकेश, आप क्योंकि मैनपुरी की राजनीति को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि उपचुनाव होने हैं, बहुत जल्दी उपचुनाव होगा, तो जनता के मन में कैसा उत्साह है, किसके प्रति ज्यादा वो झुकाव महसूस कर रहे हैं? जनता के प्रति की बात की जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, विधानसभा यहाँ के विधायक हुए, उसके बाद से यहाँ बात की जाए लगातार चाहे मुलायम सिंह जी रहे हो या धर्मेंद्र जी रहे हो, जो संसद तक जो रास्ता जो खोलता है वो है ये करैल सीट। करैल और जसवंत नगर जो है वो मुख्य सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, इसलिए यहाँ तो शायद ही कुछ संभव हो सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ बहुत मजबूत है यहाँ पर और समाजवादी पार्टी ही। बिल्कुल, अब क्या कुछ रणनीति भाजपा 2002 के बाद अभी तक जीत नहीं पाई है करहल सीट को, तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया मुकेश, आप निगाह बनाए रखिए। और अब उपचुनाव होने हैं, ऐसे में मैनपुरी का ये बेहद अहम दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का माना जा रहा है और उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा। तो मैनपुरी के बरनाहल इंटर कॉलेज में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और टैबलेट वितरण करते हुए भी नजर आएंगे। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। मंत्री आशीष पटेल के आवास पर बैठे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक नियुक्ति देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आशीष और अनुप्रिया पटेल के आवास का किया गया है घेराव। पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों को हटाने की मांग की जा रही है। मंत्री के आवास पर प्रदर्शन के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश भी हो गई है। तो कल डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया गया था और आज मंगलवार के दिन फिर से अधिकारियों को हटाने की मांग को लेकर इस तरीके से घेराव और प्रदर्शन किया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आक्रोश युवाओं का थम नहीं रहा। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के आवास के बाहर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें एक महिला अभ्यर्थी बेहोश हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंदन वर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। चंदन, कल डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया गया था और आज फिर से कैबिनेट मंत्री के घर का घेराव किया जा रहा है। आखिर इनकी क्या कुछ मांगे हैं और प्रदर्शन किस तरीके से, क्योंकि एक महिला भी बेहोश हो गई है? बिल्कुल श्रुति, देखिए 69,000 शिक्षक कल ही से, अगर कल की बात करें तो कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंची थी और उनके घर का घेराव किया था। तमाम यानी सैकड़ों की संख्या में वहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे और आज सुबह से ही अनुप्रिया पटेल के घर पर 69,000 शिक्षक पहुंचे हैं और अपनी जो बातें हैं, जो धरना है वो धरना दे रहे हैं। उसी में एक युवती है वो धरना देते हुए, क्योंकि आज अगर देखिए बात करी जाए गर्मी की, तो जो टेम्परेचर है वो काफी बढ़ा हुआ है। ऐसी में भीषण गर्मी में जिस तरह से एक तरफ प्रदर्शन और ये दूसरी तरफ गर्मी, तो ऐसे में जो युवती है उसकी हालत बिगड़ गई और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि जो डॉक्टर्स का पैनल है वो लगातार उस युवती की देखभाल कर रहा है। हालांकि जो युवती है उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। तमाम जो अभ्यर्थी है वो अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए। उनका साफ तौर पे कहना है कि लखनऊ जो हाईकोर्ट बेंच है उसने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को सरकार जल्द से जल्द लागू करे। इसको लेकर तमाम तरह के जो अभ्यर्थी है वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद से अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने एक मीटिंग करी है और उसके बाद पूरा मामला हीला हवाली यानी लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई करे जिससे हम लोगों का कुछ भला हो सके। इसी को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो आज पहुंचे हुए हैं और अपना जो प्रदर्शन है वो अपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल
चंदन, कल डिप्टी सीएम के आवास का घेराव किया जाता है, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकल के सामने आता। मंत्री आशीष पटेल के आवास पर अब शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं, आखिर नतीजा क्यों बेअसर है? इन अभ्यर्थियों को सुना क्यों नहीं जा रहा? सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार का साफ तौर पे कहना है कि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसका हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, उस आदेश का पालन करते हैं और जो सरकार है वो अपनी रणनीतियों के तहत यानी अपने मंत्रियों के साथ बैठकर इस पर रणनीति बनाएगी और उसके बाद जो अभ्यर्थी है उनके लिए भी एक नया जो आदेश होगा या जो हाईकोर्ट का आदेश है उसका पूरी तरह से उसको रखा जाएगा ध्यान में, उसको ध्यान में रखते हुए जो अभ्यर्थी है उनकी भी कहीं ना कहीं मांगों को सुना जाएगा। इसको लेकर जो मंत्री हैं उनका भी साफ तौर पे ये कहना है कि हम हाईकोर्ट के आदेशों का हम पालन करते हैं, लेकिन अगर अभ्यर्थियों की बात कर ली जाए तो अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार है उसने एक मीटिंग करी है, उसके बाद से अभी तक कोई मीटिंग नहीं करी है। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में ना डाल दिया जाए और हम लोग इतने समय से रुके हुए, इतने सालों से रुके हुए और हमारा जो प्रदर्शन है कैसी तरह जारी रहेगा, इसको लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो आज अनुप्रिया पटेल के आवास पर पहुंचे और तमाम यानी हजारों की संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे और लगातार अपने प्रदर्शन को जो जोर है वो देते हुए नजर आ रहे। तमाम तरह के पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है, लोकल पुलिस से लेकर तमाम पीएसी आरआरएफ को भी तैनात किया गया कि किसी भी तरह का कोई जो बातचीत है, किसी भी तरह का कोई बवाल ना हो सके, किसी भी तरह की कोई बात ना हो सके। इसको लेकर तमाम जो प्रशासन है वो भी अलर्ट मूड पर है। जी बिल्कुल, लंबे समय से ये आंदोलन किया जा रहा है चंदन, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने आ रहा है। अभ्यर्थियों का आप क्या कुछ कहना है इस पर कि आखिरकार अब वो किस तरीके से क्या कुछ मांगे रख रहे हैं, उनको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? तो क्या कुछ अभ्यर्थियों का उत्साह कहीं ना कहीं तो डाउन हो गया है, आखिर रुकावट का अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना? बिल्कुल, देखिए श्रुति, साफ तौर पे अभ्यर्थियों का यही कहना है कि जो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले पर जल्द ही निर्णय लिया जाए, उस निर्णय के तहत हमारा भी भला हो सके। इसी को लेकर जो अभ्यर्थी है वो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं डिप्टी सीएम के आवास के बाहर और आज जिस तरह से अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर हजारों की संख्या में ये अभ्यर्थी पहुंचे हैं और लगातार अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे अगर देखिए बात की जाए सरकार की तो सरकार का भी साफ तौर पे कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, लेकिन जो अभ्यर्थी है उनका कहने का मतलब है कि जल्द से जल्द इस मामले में निर्णय लिया जाए। हालांकि जो 3 महीने का टाइम दिया गया उस 3 महीने में ये पूरी प्रक्रिया होनी है, उस पूरी प्रक्रिया के तहत आगे की जो रणनीति है वो तैयार होगी, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए ये निर्णय लिया जाए और उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो हम देखेंगे। लेकिन साफ तौर पे जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं अब इन पूरे मामले पर गंभीर हो चुकी है, इस पूरे प्रकरण को अब अपने संज्ञान में लेकर तमाम जो बैठकें हैं लगातार बैठकें की जा रही है, लेकिन हल अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं मिला। ऐसे में ये प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया चंदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, क्योंकि लगातार धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है, आक्रोश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की बढ़ रही है मुश्किलें। नवाब सिंह यादव के परिवार की बढ़ रही मुश्किलें। नवाब सिंह के छोटे भाई ने कोर्ट में किया है समर्पण। पुलिस का दबाव बढ़ते देख किया गया है समर्पण। दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान बदलवाने का है आरोप। घटना के दूसरे दिन से फरार चल रहा था नीलू यादव। कन्नौज पुलिस ने 25,000 का किया था इनाम घोषित। तो नवाब सिंह यादव के परिवार की अब मुश्किलें बढ़ गई है और सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की इस तरीके से मुश्किलें, क्योंकि अब समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण किया गया है। नवाब सिंह के छोटे भाई ने कोर्ट में खुद समर्पित किया है खुद को। पुलिस का दबाव बढ़ने के कारण यह समर्पण किया गया। दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान बदलवाने का यह पूरा आरोप। घटना के दूसरे दिन फरार चल रहा नीलू यादव खुद को समर्पित कर देता है। कन्नौज पुलिस ने 25,000 का किया था इनाम घोषित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला और आज आत्मसमर्पण नीलू यादव की तरफ से कर दिया गया है? जी बिल्कुल श्रुति, पूरा मामला कन्नौज से जुड़ा हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव
के रेप मामले में नीलू यादव, जो उनका छोटा भाई है, फरार चल रहा था और 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस लगातार नीलू यादव की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थी। हालांकि जिस तरह से डीएनए सैंपल पीड़िता के से मेल खा गया है, मैच खा गया है, इस पर अब पुलिस की सक्रियता और भी बढ़ गई है और नवाब सिंह यादव पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। लेकिन आज जब पुलिस का दबाव बढ़ा, दबिश बढ़ी, तो नीलू यादव ने पुलिस को चकमा देकर दीवानी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। अब उसे अदालत ने जेल भेजने का आदेश दे दिया है। फिलहाल जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है और साथ ही साथ पुलिस अब लगातार इसमें एक्शन कर रही है, क्योंकि एक नाबालिग से रेप से जुड़ा मामला था। और बात करें अगर नाबालिग की सक्रियता से ही पुलिस एक्टिव हुई थी, क्योंकि उसे देर रात नवाब सिंह यादव के घर पर ले जाया गया था, जहां पर उसने डायल 112 के जरिए पुलिस सहायता मांगी और पुलिस उसे बचाकर अपने साथ ले आई। और पुलिस सूत्रों को दावा है कि इस मामले में अगर पुलिस ने सक्रियता नहीं दिखाई होती तो शायद नाबालिग के साथ अनहोनी घटना भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस उसे बचा कर लाई और शुरुआती दौर से ही नवाब सिंह यादव अपने आप को बेगुनाह बता रहा था। लेकिन जिस तरह से रेप की पुष्टि हुई और साथ ही साथ डीएनए का सैंपल भी मैच हुआ है, अब नवाब सिंह यादव की मुश्किल बढ़ चुकी है और साथ ही साथ उसका जो छोटा भाई था, बयान बदलवाने को लेकर धमका रहा था पीड़ितों को, इस पर भी उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था। जी बिल्कुल आसिफ, कितना दबाव था आप ये समझ सकते हैं कि फरार चल रहा है ये आरोपी, और एक तरफ दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान जब डीएनए मैच कर जाते हैं, उसके बाद दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान को बदलवाने के लिए पूरी कोशिश की जाती है और आरोप लग रहा है कि बयान बदलवाने की ये पूरी साजिश रची गई थी। ये निश्चित तौर पर श्रुति, जिस तरह से इस हाई प्रोफाइल मामले में कहीं न कहीं सियासत की भी एंट्री हो गई थी और कहीं न कहीं जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से छिड़ गई थी, क्योंकि नवाब सिंह यादव सपा सांसद डिम्पल यादव का राइट हैंड भी था और अखिलेश यादव का भी बेहद करीबी था। तो ऐसे में जिस तरह से एक्शन लिया गया, कार्रवाई हुई, कहीं न कहीं अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पीड़िता और उसके परिजनों को दबाव बनाया जा रहा था कि वो बयान चेंज कर दे। हालांकि जो लड़की की मुंहबोली बुआ थी वो तुरंत यूटर्न कर गई थी और नवाब सिंह यादव के पक्ष में बयान दे रही थी। पुलिस का शिकंजा उसके ऊपर भी कसा और इस वारदात से जो जितने भी जो है आरोपी हैं उन पर अब पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो चली है। ऐसे में यह योगी सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि महिला अपराध से जुड़े लोगों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। चाहे आप अयोध्या से जुड़ा मामला ले लें कि अयोध्या मामले में भी कुछ इसी तरह का खेल खेला गया था, पीड़िता को बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, उसमें भी FIR हुई थी और सेम मामला जो है कन्नौज से जुड़ा था। कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और जिस तरह से नवाब सिंह यादव सपा सांसद डिम्पल यादव का बेहद करीबी था, राइट हैंड था, अब इस मामले में कहीं न कहीं सियासत भी गर्म हो गई है और अब पुलिस की कार्रवाई भी तेज हो चली है। जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरीके से अब नीलू यादव अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, समर्पण कर दिया उन्होंने, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा इस पर आक्रोशित थी। देखिए, दोनों मामलों में, चाहे अयोध्या का मामला हो या फिर कन्नौज मामले में, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं विरोध जताया गया था और यह कहने की कोशिश की गई थी कि दोनों मामलों में पॉलिटिक्स हो रही है और समाजवादी को पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर एक पहलू पर पुलिस जांच की फॉरेंसिक टीम भी लगी और साथ ही साथ पीड़िता की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया। पीड़िता ने बयान भी दर्ज किया और वहीं दूसरी तरफ डीएनए सैंपल भी मैच कर गया है। तो यह कहा जा सकता है सिर्फ महिला सुरक्षा के मुद्दे पे भी जब सियासत होती है तो ये बेहद गंभीर विषय है और विडंबना है।
बहुत शुक्रिया आसिफ इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान को बदलवाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की अब मुश्किलें बढ़ गई है। नीलू यादव खुद को कोर्ट में समर्पित कर चुके हैं। तो नवाब सिंह यादव के परिवार की बढ़ रही है मुश्किलें और 25,000 का इनामी खुद को समर्पित करने खुद कोर्ट में आया है। तो खबरें बढ़ते आगे। लखनऊ में यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का यह पूरा लक्ष्य है। सभागार में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग की गई है। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद। तो यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य बनाने का यह पूरा लक्ष्य है। 2 सितंबर यानी कि आज से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान की शुरुआत हो चुकी है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पार्टी का सदस्य बनाए जाने के साथ ही सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। ऐसे में यूपी में बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत और 3 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। खबरों बढ़ते आगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक युवक ने दबंग ग्राम प्रधान और एसडीएम कोल की कारगुजारी के चलते मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। इच्छा मृत्यु मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बता दें कि दबंग ग्राम प्रधान और एसडीएम कोल लगातार माननीय न्यायालय के स्टे ऑर्डर की अवहेलना कर रहे। पूरा मामला हरदुआगंज थाना क्षेत्र के समस्तपुर माछुआ गांव का बताया जा रहा है। तो युवक ने सीएम से इच्छा मृत्यु की मांग की है और इच्छा मृत्यु मांगने का ये पूरा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। खबरों बढ़ते आगे। खबर गाजीपुर से है, जहां नंदगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश का हाफ एनकाउंटर करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिर उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर एसपी सिटी भी पहुंचे और जायजा भी लिया। पुलिस की संयुक्त टीम को यह सफलता मिली है और 5 माह से ये बदमाश फरार बताया जा रहा था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।